स्वास्थ्य नमस्कार, प्रणाम। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। रूस एक समय में यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। आज वो रूस हो गया है। उस समय दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी और भारत एक तीसरे ध्रुव का निर्माण करता था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता हुआ करता था। हमारे संबंध तब से हैं और यूएसएसआर हमारा स्वाभाविक मित्र था, नेचुरल एलाई था और हम लोग मिलजुल करके एक दूसरे से आदान प्रदान और सैद्धांतिक वैचारिक रूप से हम लोग एक दूसरे के अपने आप को करीब पाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत यूनियन की यात्रा की और वहां से उन्होंने एक बड़ी चीज लाए, पंचवर्षीय योजना। और उस योजना के तहत भारत ने एक विकास की सीढ़ी रखा, विकास के सोपान पर चढ़ता चला गया। और रूस ने भी हमसे बहुत कुछ सीखा। रूस को भी एक संबल मिला था दुनिया के पैमाने पर। 147 देशों का समर्थन कहीं न कहीं से उसकी तरफ झुकाव था। आज स्थितियां बदल चुकी हैं। आज मोदी जी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं और खास करके मोदी जी ने अभी तीसरी बार जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, प्रधानमंत्री बने, तो सोवियत संघ तो अपना उन्होंने रूस की यात्रा की। आज रूस बदल चुका है, वह यूएसएसआर वाला रूस आज नहीं है। आज रूस केवल एक प्रांत है, ठीक है, एक बड़ा भूभाग है। दुनिया में ये जो देशों के बड़े भूभाग के देश होते हैं उसमें से एक रूस भी है और वहाँ के राष्ट्रपति हैं पुतिन जी की आज वो स्थिति नहीं है जो पहले सोवियत यूनियन के नेताओं की हुआ करती थी, लेकिन है मजबूत देश है। और आज की तारीख में भी किसी भी देश से ज्यादा हम अपने आप को मित्र समझते हैं। हमारे नेचुरल एलाई के रूप में हम सोवियत यूनियन को देखते हैं। वहाँ 25 साल हो गए 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन हुआ है और उसमें संबोधित करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो तीसरी बार शपथ लिए और कल उनको 1 महीना पूरा हुआ और 1 महीने के अंदर उन्होंने रूस की यात्रा की। जाहिर सी बात है, इस समय दुनिया के पैमाने पर जो तनाव बना हुआ है और उस तनाव में जो एकांगी दुनिया हो गई थी कि एक तरफ अमेरिका था तो केवल अमेरिका था, अमेरिका अपने सामने और किसी को नहीं पाता था, लेकिन आज की तारीख में उसको चुनौतियां मिलना शुरू हो गई हैं। नाटो के माध्यम से वो पूरी दुनिया के पैमाने पर अपनी राजसत्ता, अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और उसके परिणाम स्वरूप जो भी फिलहाल मौजूदा दौर में निकल के आया है, यूक्रेन और रूस का युद्ध, ये बहुत दुनिया इससे चिंतित है। ऐसी हालत में हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रूस में गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर चर्चा हो रही है कि मोदी जी और पुतिन जी का रास्ता एक ही है, एक ही रास्ते के दोनों पथिक हैं। खैर, वो तो अलग की बात है, तो सैद्धांतिक बात है, वैचारिक बात है, प्रशासनिक बात है। लेकिन फिलहाल भारत का प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से मिला, उसके राष्ट्राध्यक्ष से मिला। वहां क्या बातें हुई, कैसे बातें हुई, उसके संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, दुनिया के राजनीतिक संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा, हम इसकी चर्चा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम लोग बैठे हैं। लेकिन एक चीज का उल्लेख जरूर करना पड़ेगा कि रूस भी तो विदेश की धरती है, दूसरी धरती है, वो भारत की नहीं है। लेकिन वहां जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया वो अपने आप में अद्भुत है और हम एक भारतीय होने के नाते हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, उसकी हम व्यंग्य प्रशंसा नहीं कर सकते। मोदी जी ने वहां भाषण किया कि 2014 से पहले भारत में घोर निराशा थी, हताशा का माहौल बना हुआ था और वो उस धरती पर कह रहे थे जहां हमारा एक कलाकार जब वहां सड़कों पर उतरता था तो मैं आवारा हूं का नारा लगता था। हमारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां का आई कार्ड हुआ करता था। वहां के लोग प्रेरणा लेते थे भारत से। उस धरती पर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि
2014 से पहले भारत में हताशा थी, निराशा थी, इस बात की भर्त्सना करनी होगी और हम पूरे देशवासी या दुनिया के पैमाने पर इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और हमको लगता है कि की जा रही होगी। लेकिन उससे अलग हट करके हमारा परिप्रेक्ष्य यह है कि भारत का प्रधानमंत्री वहां गया तो रूस के राष्ट्राध्यक्ष से उसकी बातें क्या हुई, या इसके पहले भी जो तनाव का माहौल बना था यूक्रेन और रूस में, उसमें भारत की भूमिका क्या थी, वहां अमेरिकी खेमे के दबाव के बावजूद हमने उससे अपने संबंध खराब नहीं किए, हमने उससे संबंध अपने बेहतर रखे और खास करके तेल के क्षेत्र में तेल हमने उससे लिया, पेट्रोलियम हमने उससे लिया और उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तरीके से निश्चित हुई, सुनिश्चित हुई। हाँ, उसका लाभ किसको मिला वो अलग की बात है, लेकिन वो एक हित का फैसला था, हितकारी फैसला था। तो अभी फिलहाल भी वो जो वहां गए हैं वहां पर हालांकि वहां पर भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई दोनों राष्ट्राध्यक्षों की, जो होनी चाहिए थी। उस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या होता है। हाँ, 9 पॉइंट समझौते हुए, उस समझौते की क्या दृष्टि रही है और खास करके हम आज चर्चा करेंगे कि क्या यह जो रास्ता है, जो रास्ता बना है भारत और रूस का, दोनों राष्ट्राध्यक्ष वहां मिले हैं, तो यह रास्ता अपने अपने देशों के लिए और दुनिया की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर क्या इसका असर पड़ेगा। हमारे साथ आज एक प्रबुद्ध पैनल है, अभी और भी लोग अभी आएंगे। अभी हमारे साथ फिलहाल भारत बचाओ आंदोलन के ये जुड़े हैं मुंबई से फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ए.के. पासा, आप अध्यक्ष और निर्देशक हैं साउथ एशियन स्टडीज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के। तो हम शुरुआत में हम चलेंगे ये प्रोफेसर ए.के. पासा के पास। पासा जी, इस पूरे दौरे को और खास करके वहाँ इस 22वें अपने शिखर सम्मेलन को और वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री को एक विशिष्ट सम्मान भी वहाँ दिया गया है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एवोस्टल करके, और इनको आमंत्रित भी उन्होंने किया है। जो इसके बाद वहाँ पर ये ब्रिक्स का ये जो सम्मेलन होगा कजान में, उसके लिए इनको आमंत्रित भी किया गया है। इन सारी चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं प्रोफेसर ए.के. पासा? जी, ये पहले तो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण विजिट रही है 3 कारणों से। एक तो जो यूक्रेन में जंग हो रही है उससे काफी देश परेशान हैं, भारत भी इसमें शामिल है और खास तौर पे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, क्योंकि जो लगातार वो हथियार यूक्रेन को देते आ रहे थे उसकी कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है, सफलता नहीं हुई है। इसलिए वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, नाटो देश काफी परेशान है कि किसी भी हालत में हम 1 साल से ज्यादा रशिया को हम हरा नहीं सके और लगातार यूक्रेन हारता जा रहा है और अपने टेरिटरी जो जमीन है वो खोता जा रहा है और वहाँ का मनोबल यूक्रेनियन फोर्सेस की बहुत कमजोर होती जा रही है। यहाँ तक कि कई सोल्जर्स वो समर्पण कर रहे हैं और मिलिट्री लीडरशिप में भी काफी तनाव है कि ये हम कुछ ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं क्योंकि हथियार आना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि अमेरिका और नाटो मुल्क वादा कर रहे हैं, लेकिन ये यूक्रेन का मुद्दा सबसे बड़ा है क्योंकि यूक्रेन के मुद्दे से भारत पे भी असर हुआ है। एक तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो वहां से आते थे उस पर थोड़ा बहुत असर हुआ है। लेकिन मेरी नजर में ये प्रधानमंत्री का दौरा हमें इकोनॉमिक एंगल से देखना होगा, क्योंकि अभी हाल में रशिया जो है भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। पहले इराक था, उसके बाद सऊदी अरेबिया था और यूएई वगैरह थे। लेकिन हाल में चूंकि रशिया का तेल कंसेशन पे मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो जो पहले हथियार हम लेते थे 75
फीसद रशिया से आते थे। लेकिन अब तेल सबसे बड़ा मुद्दा बायलैटरल ट्रेड में बन गया है, जो कि 65 अरब डॉलर का था लास्ट काउंट में। जहां तक हथियार की बात है, वो लगातार आ रहे हैं हथियार इंडिया में, लेकिन अब उसकी फीसद 35% हो गई है कम घट के, क्योंकि हम फ्रांस और अमेरिका से और दूसरे अन्य देशों से हथियार इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ट्रेड रिलेशनशिप और दूसरे अन्य मामलों में कई एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं, जिसके तहत जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो उसमें मजबूती आई है। और प्रधानमंत्री खास तौर पे उनको सिविलियन अवार्ड पुतिन ने अवार्ड दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात रशिया के नजर से यह है कि चूंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया को अरेस्ट वारंट दिया है, और वहाँ वो बहुत कम देशों का सफर करने लगे हैं, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया, चाइना और वियतनाम वगैरह। ब्रिक्स की मीटिंग जो साउथ अफ्रीका में हुई, वहां भी जा नहीं पाए। तो भारत के प्रधानमंत्री लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लीडर वहां जाना काफी महत्वपूर्ण है, और उस पे काफी चिंताएं भी जताए हैं अमेरिका और बरतानिया, जर्मनी और नाटो देश की। इस मौके पे जब नाटो समिट हो रही है 11 जुलाई से, तो वहां जाना कुछ खास नहीं है। खास तौर पे जब बमबारी उन्होंने बच्चों के हॉस्पिटल पे कीव में, यूक्रेन में किया है। लेकिन अमेरिका को ये बताना जरूरी था कि भारत जो है एक महत्वपूर्ण ब्रिक्स का मेंबर है, जिसके साथ रशिया के संबंध काफी पुराने हैं, गहरे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और ये नहीं कि हम क्वाड में मेंबर बनने के बाद अमेरिका के कैंप में जम गए हैं। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसकी तरफ हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं दूसरे अन्य देशों से, मेरे ख्याल से ये विजिट बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे इकोनॉमिक, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो भी बायलैटरल रिलेशनशिप में हम देख सकते हैं, उससे मेरे ख्याल से उभर के निकलेंगे। लेकिन ये एक और मुद्दा जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जब भी भारत और रूस के संबंध गहरे होते हैं, तो ये समझा जाता है कि जो रूस चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, उसका भी मुद्दा नजर आएगा। लेकिन चीन चीन के ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि जो संबंध भारत और रूस के हैं, जो रूस चीन के संबंध है, उससे कोई असर नहीं होना चाहिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बायलैटरल रिलेशनशिप पूरी दुनिया के लिए, अमन के लिए और पीसफुल इमरजेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए मदद करेगी। तो इन सब मुद्दों को लेके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट चेंज मुद्दों को लेके बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और मुद्दा मेरे ख्याल से जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि उन्होंने खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी ने ठोस कदम उठाने के लिए डिप्लोमेसी और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए कहा। हालांकि उन्होंने गाजा के ऊपर जहां वो नरसंहार हो रहा है, इतने बड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करे, लेकिन यूक्रेन के बैकग्राउंड में उन्होंने ये कहा, और उन्होंने कहा कि जब हम देखते हैं बच्चों को मारा जाता है, बम का इस्तेमाल होता है, इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स पे उन्होंने बहुत असर दिखाया। तो मेरे ख्याल से ये वन साइडेड होना नहीं चाहिए, सिर्फ यूक्रेन को और रशिया जो कर रहा है वहाँ। गाजा पे भी मेरे ख्याल से उनका ध्यान इसी पे लगाना चाहिए। हालांकि मिडल ईस्ट का और अरब इजरायली या पैलेस्टीन इशू पे कुछ खास जॉइंट कम्युनिके में रेफरेंस नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया ये उम्मीद करके चलती है कि जो मोदी वहाँ मॉस्को में स्टेटमेंट दिए, वो उसी तरह दूसरे मुल्क भी
देखेंगे बोल के आशा प्रकट करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पासा साहब। हम आपके पास फिर आते हैं। अभी वर्जन जरा सा आगे बढ़ाते हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब से। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से दुनिया के पैमाने पर खुल करके मैसेज जाता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अब तो हम यही रोशनी देखेंगे कि जो ये 9 एग्रीमेंट हुए हैं, और खास करके अनुसंधान के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, और इन सब क्षेत्रों में जो हुआ है, हम लेकिन उसके साथ साथ वहाँ एक चीज और हुआ। जब भारत का राष्ट्राध्यक्ष और रूस का राष्ट्राध्यक्ष मिल रहा था, ठीक उसी समय यूक्रेन में भयंकर बमबारी हुई और वहां पर बच्चे मारे गए। और उसका जिक्र कहीं न कहीं से मोदी जी ने भी एक अपने ये कूटनीतिक शब्दों में उन्होंने उसका उल्लेख वहाँ किया कि युद्ध के मैदान से शांति नहीं निकलती, युद्ध के मैदान से कोई समाधान नहीं निकलता है, हमें शांति का रास्ता तलाशना चाहिए। तो इन सारे संदर्भों में और दुनिया की आंख टिकी हुई थी कि जब वहाँ इतने बच्चे मारे जा रहे हैं और ये लोग गले मिल रहे हैं, तो दोनों इतना कंट्राडिक्शन क्यों है? तो इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब? फिरोज साहब। जी धन्यवाद। मेरे दोस्त जो यूजीन रशिया से जुड़ने वाले थे, एक मिनट शायद मेरा ये है जी, हमारे दोस्त यूजीन जोगरानियन जो रशिया से जुड़ने वाले थे, शायद स्ट्रीम यार्ड फ्रेंडली उनका वो मोबाइल नहीं होगा या वहाँ का सिस्टम, तो शायद वो नहीं जुड़ पाए। 15 मिनट पहले उनसे बात हुई थी, हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली थी कि उनको किस दिशा में बातें करनी है, क्योंकि वो रशियन है, फिर इंग्लिश वगैरह वगैरह, तो वो हिसाब से। मगर जो बातें उनकी से हुई है वो जरा मैं आपसे पहले बता दूं। जी, एक तो नंबर 1 है कि रशिया के साथ मेरे ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ के थिंक टैंक के साथ। वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और यह प्रॉब्लम लगता है दुनिया के पैमाने पर है, और रूस से अपने यूजिन साहब भी नहीं जुड़ पाए, और बम्बई से हमारे फिरोज साहब भी बार बार कट जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका से अपना नेटवर्क कुछ लग रहा है ठीक ठाक बन रहा है क्या? प्रोफेसर AK पासा जी, आप वहाँ बैठे हुए हैं, तो हम इस चर्चा को ही बढ़ाते हैं कि जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, अमूमन होती है, और उससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर दुनिया के पैमाने पर एक रोशनी जाती है कि हमारे क्या संबंध है, कैसे संबंध है। अब तो जो एग्रीमेंट हुआ है, या जो ये लोग अलग अलग कहें कि उसी बात को मानना पड़ेगा। तो आप ये जो एग्रीमेंट हुआ है, 9 पॉइंट एग्रीमेंट, तो इस संदर्भ में आप इसको कैसे देखते हैं? आप म्यूट हैं। ओके जी, जो अग्रीमेंट्स आप जो जिक्र कर रहे हैं ये काफी एक्सटेंसिव है, सभी क्षेत्र में लगभग कवर करे हैं, एग्रीकल्चर से लेके पेट्रोलियम से लेके एनर्जी और क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी, डिफेंस वगैरह। बहुत एक्सटेंसिव तौर पे बातचीत हुई है, एक्सपर्ट्स भी वहाँ गए थे। लेकिन जैसे कि मैं पहले बताया, ये विजिट जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जो भारत इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रयास कर रहा है, उसमें रूस का बहुत बड़ा हिस्सा है, और रूस से हमें काफी कुछ मदद मिलती है टेक्नोलॉजी में, जो कि हम कहीं और से नहीं ले सकते। तो इस लिहाज से रूस का पार्टनरशिप जो है हमारे आर्थिक डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आपने किया, तो जब अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो वहां कुछ पेचीदगी पेश आई सवाल जवाब में, वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए। और आप जानते हैं कि भारत में भी वो बहुत कम बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जर्नलिस्ट से, चुने हुए जर्नलिस्ट से सिर्फ खास तौर पे जो सवाल वो जवाब देना चाहते हैं वही पूछते हैं।
तो मेरे ख्याल से ये कुछ उनका लचकदार रवैया है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके, तो ये कुछ इंथुजियास्टिक नहीं है। हालांकि पुतिन बहुत मशहूर हैं, सभी सवालों के वो जवाब डायरेक्ट देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफी रुचि नहीं दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये हमें वो मान के चलना है कि ये लूकवार्म है प्रधानमंत्री सवाल जवाब इंटरनेशनल सीन पे लेके, क्योंकि वो हिंदी में बातचीत कर रहे थे और इंटरनेशनल ऑडियंस जाहिर है इंग्लिश में सवाल पूछेंगे और वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो हमें इसको माइनर इशू मेरे ख्याल से इसको इग्नोर करना चाहिए, और जो मेन मुद्दा था यूक्रेन को लेके और भारत रूस संबंध को लेके, और जिस तरीके से अमेरिका के पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स ने उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जो स्पेशल एनवॉय वॉरेन हैं साउथ एशिया के, उन्होंने कहा कि हम अपने कंसर्न्स जो है इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी को कन्वे करे हैं, लेकिन ये कंसर्न उन्हें क्यों होना चाहिए? भारत रूस के संबंध में जो है ये बायलैटरल रिलेशनशिप के मुद्दे से देखना चाहिए। ये नहीं कि अगर भारत रूस के संबंध अच्छे हुए तो ये अमेरिका के खिलाफ डायरेक्ट है या चीन के खिलाफ या दूसरे मुल्कों के खिलाफ। तो इन सब मुद्दों को लेके मेरे ख्याल से आनंद जी मेरा मोबाइल आनंद जी आनंद जी मेरा मोबाइल गर्म हो रहा है। एक्चुअली माय प्रॉब्लम इज माय मोबाइल। मैं आके बोल देता हूँ, देन यू कैन कैरी ऑन विद पाशा साहब। जी बोलिए आप बोलिए। तो मैंने और कई से जी हाँ, एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मोदी की ये पहली विजिट है ये जीतने के बाद, ये पहला देश पे जा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये मैसेज है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, कि मोदी जी और इंडिया अभी रशिया के ज़्यादा करीब है। वेस्टर्न पावर्स के साथ वो संबंध बनाए रखेगा, मगर हमारा मेन स्ट्रेटेजिक अलाई अभी रशिया बनते जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये बहुत दूर की सोच है। वो मोदी जी की कितनी काबिलियत है उसमें अलग बात है, मगर मैं कहीं देख रहा हूँ कि नेहरू की जो विचार थी, नेहरूवियन विचार जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे आज भी है, वो दिख रहा है। नंबर 1। नंबर 2 है कि आप नोट करो कि जिस दिन मोदी पहुंचते हैं मॉस्को, उसी दिन यूक्रेन के अस्पताल पे एक अटैक करवाया जाता है, बोलते हुए कि रशिया ने अटैक किया है। तो इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती है मॉस्को अटैक्स यूक्रेन हॉस्पिटल, और वो पूरा मोदी वाला जो पुतिन की जो मीटिंग है उसको साइड ट्रैक करने के लिए, वो भी हम लोग नोट करें। ऑफ कोर्स मोदी जी ने बोला कि द बैटल फील्ड इज नॉट द वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह, कितना ढकोस रहे हम लोग जानते हैं। और बोला कि जब मैं देखता हूँ कि सिविलियंस मरते हैं और बच्चे मरते हैं तो मेरा माई हार्ट एक्सप्लोड्स, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है जब बच्चे मरते हैं। वही मोदी और अडानी आज इजराइल को हथियार बेच रहे हैं गाजा में, जहाँ 1,86,000 लोग मर चुके हैं। 1,86,000 people have died in Gaza, of which 70,000 people are children and women. ये हाल है, ये 8% आबादी मर चुकी है। तो मोदी का ढकोसला तो हम जानते हैं, मगर वो रादर सी मोदी क्लोज टू रशिया देन टू अमेरिका एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो वो भी एक रियलिटी है। उसके कारण ये है कि कहीं ना कहीं ब्रिक्स और SCO और जो ग्लोबल साउथ की जो इमरजेंस है, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोल ही दिया था कि यूक्रेन का प्रॉब्लम ये यूरोप का मसला है, वो दुनिया का मसला नहीं है, ये दुनिया का मसला मत बनाइए। हम लोग इस बार ये इसमें नहीं फंसने वाले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो नेहरू गांधी आज़ादी का आंदोलन की जो देन है, उसको लेकर आगे आज बढ़ रहे, जो भी उसके कारण। अभी रशिया और इंडिया के बीच में क्या क्या बात हुई इस बार, रशिया ज्यादा हथियार तो हम लोग दे नहीं पाएगा क्योंकि उसको खुद हथियारों की जरूरत है, मगर आई थिंक अभी $65 बिलियन का ट्रेड हो चुका है हमारे बीच में, वो हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा टारगेट 2025 का $30 बिलियन था, अभी हम लोग ऑलरेडी $65 बिलियन हो चुके हैं, और 2030 तक हमको $100 बिलियन तक का ट्रेड बनाना है। टारगेट हमारा $100 बिलियन का है। मैं मानता हूँ कि वो पार हो जाएगा। ऑफकोर्स हमारा एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है। ये इसका भी कारण है कि हमको ऑयल एंड गैस बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है इंडिया को, जिसका फायदा हमारे सिटीजन्स को नहीं पहुंच रहा है। यहाँ की कुछ कंपनीज को जरूर हो रहा है, ONGC को हो रहा है, अडानी को हो रहा है, बहुत सस्ते में, बहुत ही सस्ते में हम लोग को ये सब मिल रहा है, जो यहाँ से फिर हम लोग री एक्सपोर्ट भी यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों को कर रहे हैं।
जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि 9 अग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसमें से चीप एनर्जी इज वन वेरी बिग एलिमेंट। न्यूक्लियर पावर जो कुडमकुलम का प्लांट है, मगर रशिया के पास कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है जो बांग्लादेश, चाइना सबके साथ वो शेयर कर रहा है, वो भी टेक्नोलॉजी हमको वो देने वाले हैं। एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द फार ईस्ट, भारत का पैसा व्लादिवोस्टॉक, साइबेरिया, वो इलाकों में है, आर्टिक रीजन में जाए, वो भी एक उसका एक पक्ष है। और ये हमारी 22nd बायलैटरल समिट थी। हर साल एक बायलैटरल रशिया इंडिया की होती है, तो ये 22वीं ये समिट थी। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्लाइमेट चेंज, लो कार्बन डेवलपमेंट, ये सब पे बात हुई। बट आई थिंक, और जो मोदी जी का जो वो कोशिश करे कि उसका यूक्रेन में कोई रोल बने, ये बहुत हंसने वाली बात है, क्योंकि नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर वो में क्या कर रहे हैं, पूरे भारत में क्या कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल स्तर पर सबको पता है कि मोदी जी भारत में क्या कर रहे हैं, उनका भारत के अंदर क्या रोल है। तो इसलिए उनकी वो ताकत तो नहीं है कि यूक्रेन में, मगर पुतिन उसको खुश करने के लिए भाई तुम भी बोलो इस पे, वो वाली बात है। अभी मैं आऊंगा बेसिकली जो नेटो की मीटिंग हुई अभी यूरोप में, जहाँ स्टोल्टनबर्ग थे, वहां जो बातें हुई अभी बहुत खतरनाक बोलते आई आनंद जी और पाशा जी, क्योंकि अभी अमेरिका ने कहा है कि हम F-16 देंगे यूक्रेन को ताकि तुम काउंटर करो हवाई हमलों को रशिया से। तो F-16 आने वाले हैं। ब्रिटेन ने कहा कि हम लोग जो लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया को दे रहे हैं, तुम रशिया के अंदर अभी अटैक करो। और रशिया ने क्लियर कर बोला कि अगर ब्रिटेन के मिसाइल्स हम पे हमले होंगे यूक्रेन से, तो हम भी ब्रिटेन पे हमला करेंगे। तो आप सोच लो कि हम लोग एकदम विश्व युद्ध की कतार पे खड़े, जो हम जैसे लोग समझ चुके थे काफी साल पहले भी। दूसरा हुआ कि पोलैंड ने पहले बोल दिया कि मैं मेरी आर्मी को में भेज रहा हूं, मगर अभी वो पीछे हट गया है, क्योंकि ब्रिटेन। जी, आपका लाइन कट चुका है। हमारे साथ प्रोफेसर शिवाजी सरकार जुड़ चुके हैं, तो हम पाशा जी आपके पास हम आते हैं बाद में। हम पहले ये शिवाजी सरकार साहब से हम लोग बात कर लेते हैं। और बात वही है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 महीने के अंदर ही इनकी पहली विदेश यात्रा कही जाएगी, और वह भी अपने प्राकृतिक मित्र रूस में उनकी यात्रा हुई है। और वहाँ जो कूटनीतिक संबंधों का जो एक आधारशिला होता है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होता है। आनंद जी, मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूं प्लीज, मेरा मोबाइल। जी बताइए। Anuj, let me just complete. I'll complete the next 2-3 minutes and I'll move on. There's something wrong today. Okay. चलिए बोलिए। तो पोलैंड ने जो पोजीशन लिया है कि मैं आर्मी भेज रहा हूँ, अभी वो पीछे हट गया है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका की ये स्ट्रेटेजी है कि वो रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सब कंट्री, पोलैंड, ये सब कंट्रीज का इस्तेमाल करना चाहता है उनकी आर्मी भेजने के लिए। मगर अभी पोलैंड ने कहा कि अगर ब्रिटेन और अमेरिका की आर्मीज नहीं आएगी तो मैं भी नहीं जाने वाला, तो वो पीछे हट गए। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि, और नेटो, जब यूक्रेन ने अभी अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए, तो नेटो ने कहा कि जब आप रशिया को हरा दोगे उसके बाद मैं तुमको नेटो में लूंगा। तो आप सोचो क्या हो रहा है। ये इतनी स्टूपिड किस्म की बात की है नेटो ने कि जब रशिया हार जाएगा हम सबके सामने, तब आपको नेटो में ले लेंगे। और यूक्रेन बोला कि मुझे नेटो में आने दो ताकि हम सब मिलकर रशिया पे हमला करें। तो अभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न यूरोप अभी भी डर रहा है रशिया से, वो क्लियर कर बात है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रांस में जो मेलेनशॉ पावर में आए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, और जो लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आ जाएगी, उन्होंने तो क्लियर कट ये युद्ध के खिलाफ पोजीशन लिए। पैलेस्टाइन और इजराइल के सवाल पे भी पैलेस्टाइन के पक्ष में है, और वहां का वामपंथ रशिया के ये वॉर के भी खिलाफ है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। ये केवल वो है, स्टामर जो पावर में आए वो तो पूरा प्रो नेटो लाइन ले रहा है, और वो बेसिकली जायनिस्ट स्टूज भी है। उसको वहाँ ऋषि सुनक के जगह पे लेबर पार्टी में ये है, जेरेमी कॉर्बिन को हटा के, वो कहानी भी हम लोग जानते हैं। मगर वामपंथ का पावर में आना भी फ्रांस में जो बहुत ही वो मैक्रोन को उनको सपोर्ट करना ही होगा, तो वो भी होने जा रहा है। दी अदर पार्टीज के ये टाइम पे आई थिंक जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलनों के बीच में भी समाजवादी, गांधीवादी, वामपंथी आंदोलन भी पुतिन को लेकर एक समझ बहुत ही बेसिक किस्म की है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट नहीं है तो वामपंथ ज्यादा एक्साइटेड नहीं है।
और जो हमारे गांधीवादी समाजवादी है बोला हिंसा हो रहा है, और यहाँ भी बात चल रही कि बैटलफील्ड इज नॉट द सॉल्यूशन। ये वॉर रशिया पे इम्पोज की गई थी, रशिया के पास चॉइस नहीं था। ये युद्ध 2013 से शुरू हो गया था और फाइनली पुतिन को 2022 में एक्शन लेना पड़ा। दैट इज द रियलिटी ऑफ द एंटायर थिंग। कभी एक पूरा सेशन हमको करना होगा कि 2013 से 2022 तक क्या क्या घटनाएं घटी जिसके कारण रशिया को फाइनली जो एथिक रशियन पॉपुलेशन है डॉनबास का और क्राइमिया का, क्राइमिया तो 2014 में चला गया था, और डॉनबास की आबादी डोनेट्स्क लुहांस्क का जो इलाका है, ओडेसा, खारकोव, ये सब आना चाहते थे, उनको रोक के रखा था। तो द पॉइंट इज के आई थिंक ये जो इंडिया, चाइना, ईरान और जी फिरोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज यहाँ चर्चा करने बैठे हैं कि भारत और रूस का ये जो आपसी संबंध हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री का वहाँ दौरा हुआ है, इसका क्या असर पड़ने वाला है। दुनिया के पैमाने पर तो डेवलपमेंट हो रहे हैं, कैसे रहे, हम उस पर फिर चर्चा करते रहेंगे। और हमारे साथ प्रोफेसर शिवजी सरकार साहब आप जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे सरकार साहब, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही जो पहला विदेश दौरा हुआ उनका, वो हुआ है रूस में। रूस से पिछले दिनों जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिकी दबाव था, नाटो का दबाव था कि हम उससे दूरी बनाएं, लेकिन भारत ने और मोदी जी ने वो चीज, जब उनका वो दबाव नहीं माना, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने खास करके तेल के पैमाने पर पूरी दुनिया को उससे अलग है कि वह जो लाभ हुआ वो हमारे भारतीय नागरिकों को उसका कितना लाभ मिला, उसका लाभ कौन ले गया, क्या ले गया, वो तो अलग की बात है। और इस दौरे में भी जो वहाँ हुआ, वहाँ पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, इन्होंने कोई ये पत्रकार वार्ता नहीं किया, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ, 9 पॉइंट पर वहां समझौते हुए हैं। तो इन सारी चीजों को कूटनीतिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं, जबकि ये संयुक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये जरूरी था, उसको तो होना ही चाहिए था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को, जैसे हमारे भारत में भी 10 साल बीत गया, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कोई पत्रकार वार्ता नहीं किया, तो उसी की पुनरावृत्ति उन्होंने वहां पर भी किया। तो इन सारे संदर्भों को आप कैसे देखते हैं, और आने वाले दिनों में भारत रूस के संबंधों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पुतिन और मोदी एक ही रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं? शिवजी सरकार साहब, ये तो कहना सही नहीं होगा कि पुतिन और मोदी एक ही रास्ते पे बढ़ रहे हैं। आप पुतिन जो है वो अपने जो है एक सपोर्ट सिस्टम उनको चाहिए, उसके लिए हिंदुस्तान का सपोर्ट उनको बहुत ज़रूरी है और दिख रहा है उनको, और क्योंकि सबसे बड़ी एक जमहूरियत है, इसलिए हिंदुस्तान की सपोर्ट जो उनको मिल रही है वो उनको चाहिए होता है, और वो उनको दिखावा के लिए भी चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसके लिए सारी जो कुछ ट्रेड वगैरह की बात की जा रही है सारी वही हो। वो उनको एक वर्ल्ड सपोर्ट सिस्टम में इस वक्त पुतिन के साथ जो है चाइना के अलावा और कोई है नहीं, और चाइना है और नॉर्थ कोरिया है। तो उस हालात में हिंदुस्तान जो है का साथ होना, उनको लगता है कि हिंदुस्तान जैसा भी हो, अभी तक जिस प्रकार से भी कर रहा हो, अपने इंटरनल बातें हम छोड़ दें, कम से कम रशिया के मामले में हिंदुस्तान अपने फायदे के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, अपनी तजारत के लिए कर रहा है। और उन चीजों को देखते हुए पुतिन को भारत का साथ मिलना जो है, खास करके नेटो के सामने, उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जो है बैलेंसिंग एक्ट है। और उसका जो है, अगर हम देख भी चुके हैं कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने उसका विरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे नहीं करना चाहिए था, कि भारत को जो है दूसरी तरह से व्यवहार करना चाहिए और भारत को युद्ध को समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए, ये भी कह रहा है। देखिए, सवाल यह है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ये बात सही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ज्वाइंट स्टेटमेंट भी नहीं है, कोई पॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, इसलिए क्या हुआ नहीं मालूम। पर जो अंतर्राष्ट्रीय सूत्र हैं उसके जो हमें मिल रहा है, उसमें एक तो ये है कि जो पेट्रोलियम का जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, भले ही वो पब्लिक सेक्टर के आपके रिफाइनरीज के पास नहीं आ रहा हो, पर वो पेट्रोलियम के रिफाइनरी जो है के लिए जो यहाँ आएगा, और यहाँ से जो प्राइवेट सेक्टर के जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो जो यूरोप को और अमेरिका को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
तो उससे जो उनको फायदा हो रहा है वो होता रहेगा। दूसरी एक चीज है उसमें, जो एक बातचीत में जो इंटरनेशनल सोर्सेस से आई है, वो है कि 6 रिएक्टर जो है रशिया यहाँ एस्टेब्लिश करेगा, और एक एक रिएक्टर के जो कॉस्ट होते हैं वो इतना ज्यादा होता है कि रशियन इकोनॉमी के लिए वह बहुत अच्छा रहेगा। 6 रिएक्टर के अलावा कुछ माइनर रिएक्टर्स जो हैं, जो उसके साथ लगाए जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में लगाने जाने की बात हो रही है, उसके भी लिए भी रशिया को काफी कुछ मिलेगा। तो ये जो बेसिक तिजारत छोटी मोटी तिजारत नहीं है, ये बहुत बड़ी तिजारत है। तो उसका जो फायदा रशिया को होगा, और खास करके ऐसे वक्त पे जबकि रशिया के साथ कोई न्यूक्लियर डील करना नहीं चाह रहा है, ना न्यूक्लियर डील रशिया को करने दे रहा है, तो ऐसे वक्त पे हिंदुस्तान की जो ये पहल है, इस पहल से रशिया को बहुत फायदा होगा। हिंदुस्तान को, अब वो एक दूसरा सवाल है कि हिंदुस्तान को न्यूक्लियर एनर्जी पे जाना चाहिए नहीं चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी के जो, देखिए न्यूक्लियर एनर्जी का जो कॉस्ट है वो तो खैर ज्यादा होता है, उसको आप छोड़ भी दे। न्यूक्लियर एनर्जी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो वेस्ट होता है उसको 5000 साल तक सेफली एक जगह पे कहीं रखना होता है। अभी जैसे बार्क में ये रखा जाता है, हिंदुस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेस्ट होता है वहां रखा जाता है, और उसके लिए लगातार उसकी कूलिंग और उसके सिस्टम जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। लगातार वो चीजों को बहुत सेफली ही नहीं, उसको कूल करके लगातार रखना होता है, उसके लिए पानी बहुत चाहिए, ये सारी चीजें हैं अपनी जगह पे। तभी रावत भाटा में भी ये प्रॉब्लम कई बार हम देख चुके हैं कि ये प्रॉब्लम कई बार आई है, जो राजस्थान में है, कोटा के पास। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ हिंदुस्तान ने जो पहल किया है उसमें एक चीज और है, रुपी ट्रेड की बात भी उन्होंने की है। पर रुपी ट्रेड के लिए बात करना अपने आप में ठीक है, आप बात करते हैं, पर आरबीआई के रिपोर्ट्स अगर देखें तो हिंदुस्तान में का जो रुपी है उसको कोई भी मुल्क जो है एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, बांग्लादेश और श्रीलंका भी नहीं करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि जो रुपए का जो बाजार का दाम है, बाजार मूल्य है, वो सबसे कम है, बहुत कम है, और वो जो भी लेता है उसके लिए वो कभी भी रिम्यूनरेटिव नहीं होता है। रशिया ने भी लिया था, और रशिया के पास आज भी तमाम रुपए पड़े हुए हैं, उसका इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए या तो वो डॉलर में पेमेंट चाहते हैं या सोना में चाहते हैं। और आरबीआई ने जो अपने हाल में कई मुल्कों को जो अपने गोल्ड रिजर्व्स फॉरेन कंट्रीज में रखे हुए हैं, उससे कई मुल्कों को जो है पेमेंट्स किए हैं। इसलिए रुपी ट्रेड के वो प्रोपगेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, पर रुपी ट्रेड जो है हमारा उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप कहें तो एक न्यूक्लियर डील और जो पेट्रोलियम की कंटिन्यूटी रहेगी वो चलता रहेगा। पर उसके साथ एक चीज और है कि नेटो जिस तरह से अब ज्यादा एक्टिव हो रहा है, उसमें अगर आपके खिलाफ भी वो सैंक्शन लेके आता है तो कब तक आप ये कर पाएंगे, ये भी देखने की चीज है। क्योंकि नेटो को ठीक है पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल आपसे ले रहे हैं, पर नेटो बहुत दिनों तक चुप रहेगा इन चीजों पर, क्योंकि नेटो अभी ज्यादा जो है एक्टिव हो रहा है, खास करके जो यूएस में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसको देखते हुए भी वो ज्यादा एक्टिवेटेड है। तब ये देखना है कि आगे चलकर हमें क्या मिलता है इससे। अच्छा सरकार साहब, एक जिज्ञासा है कि न्यूक्लियर डील तो मनमोहन जी ने भी किया था, अमेरिका से किया था, और उसके चलते यहाँ के वामपंथियों से जो इतनी मजबूत सरकार चल रही थी, यहाँ के वामपंथियों से उनका संबंध विच्छेद हुआ और उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। मोदी जी भी न्यूक्लियर डील कर रहे हैं, तो जबकि मोदी जी की पूरी कंपनी अभी ये शांति की तो बात करते हैं, और ये इनके सारे सहयोगी इजराइल को ये हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जो कि ये फिलिस्तीन पर हमला उन लोग करवा रहे हैं, और ये न्यूक्लियर डील कर रहे हैं। तो और न्यूक्लियर डील का सीधी बात है, अभी आपने बताया कि 5-4 साल तक उसको संरक्षित करके उसको रखना जरूरी होता है, और मोदी जी का तो रिकॉर्ड है कि हाँ वो जो कुछ भी करते हैं वो तात्कालिक होता है।
साल 2 साल भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चलता है। उज्जैन में मंदिर बनवाए, आपने उसको देखा, अभी अयोध्या में इन्होंने मंदिर बनवाया, उसका देखा, या देश के पैमाने पर ये जो भी अपना निर्माण कार्य करवा रहे हैं। तो ऐसी हालत में ये रूस से जो न्यूक्लियर डील कर रहे हैं, वो कितना उसमें स्थायित्व रह पाएगा, इसके बारे में आप कुछ आप क्या डालेंगे? देखिए, आपने कहा, अमेरिका से भी हमने जो न्यूक्लियर डील किया है, उसमें भी हमें न्यूक्लियर के लेवल पे, भले यूपीए गवर्नमेंट ने उसको किया और वो अभी तक वैलिड है, पर हमें अमेरिका से भी अभी तक न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उसके तौर पे हमें अभी तक कुछ खास मिला नहीं है। अभी भी जब हम डील करने गए थे, आर्म्स डील किया था हमने, या प्लेन्स खरीदने की बात किया था, उसमें भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। और दूसरी चीज, हमने जो प्लेन्स की डील किए थे उसमें सबसे बड़ी डील जो है, एक डील जो है टाटा सन्स ने किया था एयर इंडिया के लिए बोइंग से, और बोइंग ने का जो है आज जिस तरह की हालत हो रही है, क्योंकि उनके जो सारे प्लेन्स हैं, खास करके जो मैक का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जिस तरह से मैक के क्रैशेस हुए हैं और उस पर बोइंग के खिलाफ अमेरिकी गवर्नमेंट ने जिस तरह का एक्शन लिया है, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने, उसमें उनके लिए अभी एक प्ली डील करना है। और प्ली डील नहीं करना मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि आप किसी तरह से हमें जो है पनिशमेंट मत दीजिए, पर हम खुद ही आपके प्ली कर रहे हैं कि हमें जो पनिशमेंट है उसके लिए जो भी खजाना है वो हम चुकाएंगे। पर उसका जो सारी परेशानी है, उसकी सारी शाख जो है बोइंग पे पड़ रही है, और बोइंग का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उस पर जिस तरह से यूएस गवर्नमेंट ने शिकंजा कसा है, उसमें उनकी प्रोडक्शन लेवल बहुत कम हो गया है। इसलिए एयर इंडिया को इस साल जो है कोई प्लेन मिल पाएगा उस पर बहुत शक है। तो ये तो दूसरी चीज, बोइंग ने सिर्फ जो एक स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बना के नासा को दिया था, वो भी जो है उसमें भी तमाम डिफेक्ट निकले, तमाम लीकेज हो गए हैं, और अब वो जो है स्पेसक्राफ्ट से अलग होके आ नहीं पा रहा है। ये एक अलग समस्या हो रही है। तो इसलिए बोइंग का जो डील है वो हमें कोई इतना फायदा नहीं दे रहा है, नंबर एक। नंबर दो, अब रशिया की बात आप कर रहे हैं कि रशिया से न्यूक्लियर डील में क्या करेंगे। रशिया ने, देखिए, हमें जो चेन्नई के पास जो हमने एक न्यूक्लियर प्लांट लगाया है, जी जी, आप बात रखिए। न्यूक्लियर प्लांट लगाया है, उस प्लांट का जो भी है, जिस तरह से भी है, उसका जो है काम शुरू हो गया है। अभी भी एग्जैक्टली वो ग्रिड से लिंकअप नहीं हुआ है। तो क्योंकि देखिए, लगभग न्यूक्लियर प्लांट का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो कम से कम करीब 7 साल का होता है, इसलिए इतना आसान नहीं है। उसके बाद भी उसको सिंक्रोनाइज करना, उसके जो सारे न्यूक्लियर रॉड्स हैं उसको उस तरह से इस्तेमाल करते रहना, ये सब चीजें आसान नहीं है। तो इसलिए न्यूक्लियर डील करना और न्यूक्लियर डील को इम्प्लीमेंट करना, 6 न्यूक्लियर डील जो है, और 6 न्यूक्लियर डील का मतलब आप समझ लीजिए लगभग 1 लाख करोड़ का वो डील है, और उसके साथ आप जमीन वगैरह ये सारी चीजें लेंगे, वो सारी चीजें जो है। दूसरी चीज क्या, वो जो है न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर चलाएगा या हमारे जो एटॉमिक एनर्जी के एजेंसीज हैं वही चलाएंगे, इस पर भी अभी कोई बात पता नहीं है। तो इसलिए न्यूक्लियर आपके जो उसके शक है, वो शक बिल्कुल गलत नहीं है कि हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, कितने दिनों में करेंगे और कैसे करेंगे, ये रोड मैप अभी मालूम नहीं है हमें। और इन सारे हालात में न्यूक्लियर डील जो है, जब लेफ्ट फ्रंट ने उस वक्त यूपीए से अलग हो गए थे न्यूक्लियर डील के, उसमें उन्होंने एक बड़ा प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया था, पर वो उनके लिए आत्मघाती रहा वो। और आज जो है अगर हम कर रहे हैं और हमें अगर ये नहीं मिल रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको कर रहे हैं कि हमारे मुल्क को फायदा हो। क्योंकि मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिखता है कि न्यूक्लियर प्लांट बनाना इतना आसान नहीं होता है। जो हमारे पास है उन्हीं को बड़े मुश्किल से चला रहे हैं। और साथ में यूरेनियम जो है, यूरेनियम भी रशिया से आएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में शायद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम की ऐसी कोई सप्लाई नहीं है।
थोड़ी सी जो जादूगोड़ा में है झारखंड में, वो बहुत इतना नहीं है कि हम सारे न्यूक्लियर प्लांट्स को, इतनी ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट के लिए जो यूरेनियम हमें चाहिए वो हम उसको जुगाड़ कर सके। तो ये सारी समस्याएं अपनी जगह पर है कि यूरेनियम के इंपोर्ट्स हम कैसे करेंगे और ये कितना महंगा सौदा होगा, इसका अंदाजा अभी जो है, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं है, इसलिए हम अभी नहीं कर सकते। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ए डॉक्टर सुरेंद्र साहब भी जुड़ चुके हैं। हम इनसे टिप्पणी लें उसके पहले हम अपने पासा साहब के पास चलते हैं। अपना पासा जी, न्यूक्लियर डील अमेरिका से भी हुआ और न्यूक्लियर डील के बाद 5 साल वही सरकार मनमोहन की भी चली और उसके बाद 10 साल और अपने मोदी जी भी आए। 15 साल में कोई उसमें डेवलपमेंट तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी गिनवा रहे हैं कि वो रूस से न्यूक्लियर डील करने जा रहे हैं और 6 रिएक्टर प्लांट भारत में लगाने की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो जो जिज्ञासा था अपने सरकार साहब से वही हम आपके सामने रखता हूं। तो ऐसी हालत में जबकि मोदी जी कोई अस्थायी काम करते ही नहीं है, 10 साल काम ने उनका अपना पूरा हमने उनका काल ले किया और वहां वो रूस जिस चीज से पूरी तरह परिचित है कि 14 से पहले भारत क्या था, भारत से उसको कितना एनर्जी मिलती थी, भारत से उसको कैसा खुराक मिलता था, वैचारिक खुराक मिलता था, दार्शनिक खुराक मिलता था। तो ऐसी हालत में मोदी जी जो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि लेके आ रहे हैं, आप किस पर क्या टिप्पणी होगी प्रोफेसर पासा? देखिए, मेरा मानना यह है कि चूंकि भारत के पास तेल और गैस की कमी है, तो हम दूसरे एरियाज पे फोकस कर रहे हैं, रिन्यूएबल्स पे, जैसा कि आपको पता है सोलर, विंड और दूसरे अन्य क्षेत्र में। तो न्यूक्लियर एनर्जी भी धीरे धीरे अपना मुकाम बढ़ा रही है इंडिया एनर्जी बास्केट में। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये नहीं कि सिर्फ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट में अचानक ये निर्णय लिया गया है। ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन और दूसरे मिनिस्ट्री से बातचीत करके ये कई एक्सपर्ट्स इसको लोकेशन कहाँ करना है, कितनी जमीन चाहिए, कितने पैसे चाहिए और कितना टेक्निकल स्किल चाहिए, ये कई सालों से बात चली आ रही है। रशिया पे फोकस ज्यादा हुआ है क्योंकि जो अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो अग्रीमेंट किया था 1, 2, 3, तो उसके तहत जो है, जो कंडीशंस अमेरिका ने लगाया था वो बहुत कड़े कंडीशंस थे, जिससे भारत और अमेरिका के बीच में पेचीदगी आई और अमेरिका जो है कॉम्पनसेशन के मामले में पीछे हट गया और कुछ खास वहां से जो हम उम्मीद करते थे अमेरिका से, टेक्नोलॉजी और दूसरे अन्य मामलों में प्रगति नहीं हुई है। क्योंकि हमारा पहला रिएक्टर जो फुल फ्लेज काम कर रहा है, जिसमें रूस का हाथ या सोवियत यूनियन के जमाने से भी लगातार टेक्नोलॉजी आ रही है, हम भी अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को स्थापित कर रहे हैं। थोरियम पे भी हम रिसर्च करके एक प्लांट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि न्यूक्लियर एनर्जी से भी जो है, जो पावर शॉर्टेज है इंडिया में, जो कि बहुत गंभीर है कई इलाकों में, जब समर का महीना आते हैं 4-5 महीने में, तो इस लिहाज से जो है न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस देना लॉन्ग टर्म है, ये कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है। तो चाहे 4 साल का हो या 5 साल का है जो पीरियड होता है हुकूमत का, ये बहुत छोटा अरसा होता है। ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जो जैसे अदर एक्सपर्ट्स बता रहे थे, यूरेनियम लेना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, टेक्नोलॉजी और उसको अच्छी तरह से संभाल के चलाना विदाउट एनी एक्सीडेंट्स, वो भी बहुत सेफगार्ड्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब मामलों को लेके जो है ये काफी लंबी चौड़ी बात हुई है
एक्सपर्ट्स इंडिया से भी पहले गए हैं इन मामलों को बातचीत करने के लिए। रशिया के एक्सपर्ट्स भी आके यहाँ मिले हैं इंडियन एक्सपर्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन से और दूसरे अन्य एजेंसी से वगैरह सब मिलके। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार दूसरे मामलों में ठोस कदम नहीं उठाई है, तो वो पेसिमिस्टिक व्यू आप मत लीजिए। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है न्यूक्लियर एनर्जी की। हालांकि उसके इम्प्लीकेशंस जैसा प्रोफेसर सरकार बता रहे थे काफी गंभीर हैं, कि किस हद तक हम उसको सेफगार्ड से कॉशन से हम यूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन दूसरे अगर आप देश देखें, यूरोपियन देश, हालांकि कुछ देश कम कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी पर निर्भर, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया के तरह, चीन भी जो है कई रिएक्टर्स वो इस्टेब्लिश करके वो सिविलियन और मिलिट्री पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो हम भी जो है डेवलपिंग कंट्री हैं, सिर्फ सिविलियन के लिए नहीं, मिलिट्री पर्पस के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर और एनर्जी उसको चैनलाइज करते हैं। तो उस लिहाज से हमें देखना चाहिए कि सिर्फ पावर के लिए ही नहीं, डिफेंस पर्पसेस के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और चूंकि रशिया लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहा है, न्यू जैसा अब जर्मनी पे अमेरिका इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स डिप्लॉय करने वाला है, तो ये न्यू जनरेशन वेपन्स हैं जिसके तहत न्यूक्लियर वेपन्स भी उसको दागे जाते हैं। तो इस लिहाज से लगातार रिसर्च होते रहती है, टेक्नोलॉजी बढ़ाते रहते हैं। तो डिफेंस फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है ये न्यूक्लियर एनर्जी में, उसको भी हम देख के आगे चलना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं डॉक्टर सुनीलम साहब के पास। ये सुनीलम जी, तीसरे कार्यकाल में सबसे पहले इन्होंने अपनी यात्रा किया अपना रूस का, और वहां पर जो स्थिति परिस्थिति है कि उन्होंने वहां पर भी वही चीजें जो अपने भारत में करते रहे हैं। उन्होंने कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्या डील हुआ क्या नहीं डील हुआ उस तरीके से अपना खुल करके मंच पे आ नहीं पाया। तो अब जो समझौते निकल के आ रहे हैं, अभी सूत्रों से पता चल रहा है, अभी तो उस पर ही भरोसा करना पड़ेगा। और इन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ गिनाई जा रही है कि वो 6 रिएक्टर का इनका समझौता हुआ है, रूस यहाँ लगाने जा रहा है। और रिएक्टर की स्थिति है कि अभी अभी हमारे साथियों ने बताया कि उसका जो मलबा निकलेगा, जो कचरा रखेगा, वो लंबे समय तक उसको संरक्षित रखना होता है। और मोदी जी का रिकॉर्ड है कम से कम भारत में कि ये 2014 से तो पहले की सारी चीजें सब चूंकि बेकार थी, अपना उसको डिस्पोज ऑफ करना है। और अपने समय में भी इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धियां थी, अपना उज्जैन में मंदिर बनवा दिए, बनारस में मंदिर बनवा दिए, ये राम मंदिर बनवा दिए, उसको भी ये संरक्षित नहीं रख पाए। तो यह जो रिएक्टर जो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि लेके आ रहे हैं, इसको ये कैसे संरक्षित कर पाएंगे और आने वाले दिनों में इसका क्या लाभ मिल पाएगा भारत को? आप किस पर क्या टिप्पणी है? आप म्यूट हैं, डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम आप म्यूट हैं। लहरा डॉक्टर सुनीलम तक बात नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सुनीलम तक हमको लग रहा है बात नहीं पहुंच पा रही है। तो हम फिर अपनी वही जिज्ञासा लेकर के चलते हैं अपने सरकार साहब के पास कि न्यूक्लियर का प्रयोग चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे अपने विकास के क्षेत्र में हो, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें तो जरा सा भी हम खतरा मोल नहीं ले सकते। अगर वहां पर भी राम मंदिर की तरीके से लीकेज शुरू हो गया, अगर उज्जैन के वो तरीके से जैसे वहां पर सारी मूर्तियां उड़ गई, अगर वैसे होना होगा तब तो यहाँ पर तो पूरा एकदम विनाश हो जाएगा। मैं ये विध्वंस होगा। नहीं, सरकार साहब आपकी इस पर टिप्पणी? देखिए, न्यूक्लियर का जो सिस्टम है वो इतना आसान नहीं होता है। इसके सेफगार्ड जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से आपको करना होगा। उसके लिए भी जो है करार किया जाता है कि आप सारे जो है सेफगार्ड्स को अपनाएंगे। और उस सेफगार्ड्स में सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है कि किसी भी हालत में किसी भी तरह का अगर किसी तरह का लीकेज होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी उस मुल्क की होती है।
इसलिए और वो इस पर इंटरनेशनल जो है पेनल्टीज का भी इंतजाम है। इसलिए ये सोचना कि वो सारी चीजें फेल होगी, नहीं ये नहीं होगी। हमारे सिस्टम्स जो है, हमारे जो भारत के जो IAEA है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, और बार्क वगैरह सारे संस्थाओं ने बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को डेवलप किया है। और इसलिए मैं ऐसा कोई अभी कह रहे थे कि ये सारी जो चीजें हैं हम न्यूक्लियर सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, न्यूक्लियर सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके भी सेफगार्ड्स अब जो है हमें पहले ही लेने पड़ते हैं। और उसमें जो है अमेरिका के साथ भी जो हमने एग्रीमेंट किया था उसमें भी यही था कि जो आपका जो बाई प्रोडक्ट्स होगा, जो उसका वेस्ट निकलेगा, जो प्लूटोनियम निकलेगा, वो सारी चीजें जो है इंटरनेशनल सर्विलेंस में रहेगा और उसी हिसाब से आपको काम करना होगा। और आप चाहे भी तो आप उसका इस्तेमाल डिफेंस पर्पजेस के लिए कहिए या मिलिट्री पर्पजेस के लिए कहिए, आप नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज है कि इसकी सिर्फ सिविलियन यूज ही हो सकता है, यानी कि पावर जनरेशन ही हो सकता है, या उसके जो मेडिकल यूजेस है उसके लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोबाल्ट वगैरह इस तरह की चीजें तो कर सकते हैं। पर बाकी जो उसका डिफेंस यूज है, मिलिट्री यूज है, वो हम नहीं कर सकते हैं। ये एक सीधी सी सोची हुई इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, और जहां भी हो रहा है वहां भी ये सारे जो सेफगार्ड्स हैं उसके अप्लाई किए जाते हैं। दूसरी चीज है, पहले फ्रांस के पास करीब 70% न्यूक्लियर एनर्जी होती थी, न्यूक्लियर प्रोडक्शन होता था, पर ग्रेजुअली उन्होंने उसको कम करके फिर 40% के करीब उनके पास अभी भी है। तो इसलिए जो है वर्ल्ड सिस्टम के हिसाब से भी, खास करके जो अभी पिछले करीब 20 साल पहले जो जापान में जिस तरह से पूरे जो न्यूक्लियर प्लांट में जो परेशानियां हुई थी उसको देखते हुए इंटरनेशनल सिस्टम जो है इन चीजों के बारे में ज्यादा कड़ाई से अब उसको पेश आता है। तो हम जिस तरह की हम सोच रहे हैं, हम एक सिर्फ पावर जनरेशन के अलावा और कोई फायदा हम उससे ले पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल। हाँ, जरूर आपके पास प्लूटोनियम और वो सारे रिजर्व रहेंगे, उसको अगर आप बेजा इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेशनल सैंक्शंस और इंटरनेशनल जो भी सिस्टम है वो आपके ऊपर काम करेगा। पर ये मैं नहीं मान रहा हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी के उसमें किसी भी तरह का जैसा कुछ घटनाएं आप जिक्र कर रहे थे वैसा कुछ होगा नहीं। हमारे सिस्टम्स बहुत सक्षम है, अगर वही करते हैं तो नहीं होगा। पर हाँ, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को देते हैं तो उससे नकारा नहीं जा सकता। जी अच्छा जी, सरकार साहब, हम अंतिम टिप्पणी लेंगे अपने पाशा साहब से कि सरकार तो अपनी जिम्मेदारियों से तो भाग रही है, भागती रही है पूरा, हमने इसको 10 साल देखा। और अमेरिका के साथ जो हमारा डील हुआ था, खास करके न्यूक्लियर डील, तो 15 साल का उसका एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है, हमने देखा है। और इन्होंने तो राफेल जैसी चीजों को सेना में को भी उसको नियंत्रण के लिए, उसके रख रखाव के लिए अपना प्राइवेट लोगों को दे रखा है। और प्राइवेट लोगों के ऊपर कौन सा नियम कानून काम करेगा, किसका नियम कानून करेगा, अंतरराष्ट्रीय नियमों का वो पालन करेंगे या अपने देश के नियमों का पालन करेंगे। तो ऐसी हालत में ये जो वहां की सबसे बड़ी उपलब्धि लेके आ रहे हैं कि अपना वो ये रिएक्टर बनवाने के लिए आ रहे हैं, तो इसके आप भविष्य को कैसे, अच्छा इसके लिए राजनीतिक स्थिरता भी बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में ये जब ये पूर्ण रूप से स्थिर थे अपने देश में 10 साल में, तब तो इन्होंने इनका परफॉर्मेंस उन्होंने देखा। और आज तो ये राजनीतिक रूप से भी वो स्थिरता इनमें नहीं दिखाई पड़ रही है। रोज लग रहा है कि आज सरकार जाएगी, आज गिरेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपने द्वंद्वों से जूझ रहे हैं। तो ऐसी हालत में यह जो महान उपलब्धि लेके आ रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना पाऊंगा कि जो रिएक्टर्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ सिविलियन के लिए ही नहीं बनाए जाते हैं। मैं ईरान के रिएक्टर्स और दूसरे अन्य देशों के रिएक्टर्स का भी दौरा किया हूँ, हेवी वाटर प्लांट्स का भी दौरा किया हूँ। जो ईरान और अमेरिका और दूसरे IAEA के बीच में जो तसादम चल रहा है वो यही है कि ये कैसे डाइवर्ट करते हैं यूरेनियम जो है, एनरिचमेंट मिलिट्री पर्पसेस के लिए कैसे डाइवर्ट करते हैं। पता ही नहीं चलता कि कितना सिविलियन के लिए यूज करते हैं और कितना
सीक्रेटली मिलिट्री पर्पसेस के लिए डाइवर्ट करते हैं। तो ये सभी मान के चलते हैं जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टैब्लिश करते हैं बड़े, उसमें कुछ ना कुछ मिलिट्री पर्पसेस के लिए जरूर इस्तेमाल करते हैं। हम भी कर रहे हैं, दूसरे देश भी कर रहे हैं। हालांकि उनका मखौटा जो है सिविलियन यूज के लिए ही दिया जाता है, IAEA को भी बताया जाता है, लेकिन एनरिचमेंट जो है सभी न्यूक्लियर प्लांट्स में करके कुछ